नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ कर्म पथ पर। जानेंगे आज आपकी राशियों का हाल, लेंगे एक प्रश्न जो आप में से किसी ने भेजा है और बात करेंगे आज एक ऐसे विषय पर जिसको लेकर बहुत ही प्रकार की भ्रांतियां भी हैं और भय भी बना हुआ है, और यह है काल सर्प दोष। क्या होता है, क्यों होता है कि नहीं होता है, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा आज करेंगे, तो बने रहिएगा पूरे समय तक हमारे साथ। काल सर्प दोष नाम ऐसा है कि बहुत से लोग इससे भयभीत हो जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको काल सर्प शब्द का अर्थ बता दूं। काल का अर्थ होता है समय, सर्प का मतलब विषाक्त, दूषित, जहरीला, यानी जो हानि करे, जो कष्ट देने वाला हो। तो इसका मतलब यह हुआ कि एक ऐसा समय जो हानिकारक हो, दूषित हो, विषाक्त हो और परेशानियां उत्पन्न करने वाला हो। अब इससे मृत्यु का भय है, इस भ्रम से आप दूर हो जाएं। पहले तो अपने आप को निश्चिंत कर लें कि काल सर्प का मतलब सीधे जान पर बनाएगी, ऐसी कोई बात नहीं होती है। इसका मतलब होता है कि हमारा जन्म किसी ऐसे समय में हुआ है जो थोड़ा दूषित है, जो कुछ प्रभाव डालेगा, लेकिन यह हर हाल में दूषित हो ऐसी स्थिति नहीं होती है। कई बार लोग यह तर्क देते हैं कि काल सर्प दोष की चर्चा पहले के विद्वानों ने नहीं की है, कोई पुरानी पुस्तकों में इसकी बात नहीं है। यहां पर भी मैं आपको एक बात स्पष्ट कर दूं कि पहले की जो पुस्तकें हैं या पहले की जो चर्चाएं हैं, उसमें एक दोष आता है, उसको कहा जाता है पाप कर्तारी योग। यह तब बनता है जब दो पाप ग्रहों के बीच में कोई घर आ जाता है। जैसे मान लीजिए आपका सप्तम घर है या लग्न है और सप्तम से पहले अर्थात छठे में और आठवें में कोई पाप ग्रह बैठ गया, दूषित ग्रह बैठ गया, तो यह कहेंगे कि सातवां घर पाप कर्तारी के प्रभाव में हो गया, यानी यह दूषित हो गया, दोनों तरफ से इसको जकड़ लिया गया। अब यदि पाप कर्तारी योग है तो इसी का एक एक्सटेंडेड वर्जन, एक वृहद रूप काल सर्प दोष होता है, क्योंकि काल सर्प दोष में राहु और केतु के मध्य सारे ग्रह आ जाते हैं। तो एक बड़ा पाप कर्तारी योग इसको कहा जा सकता है। हाँ, नाम इसका जरूर काल सर्प दे दिया गया है, जिससे बहुत से लोगों को भ्रांति उत्पन्न होती है और कई लोग कहते हैं ये होता ही नहीं, और कुछ लोग कहते हैं कि हाँ जी है लेकिन बड़ा खतरनाक है। तो दोनों ही स्थितियां नहीं है। आज और इस पर चर्चा करूंगा और आज इस पर आपको ऐसी चीज बताऊंगा, ऐसी ऐसी बातें जिससे आप अपने भ्रम और भय को दूर कर पाएंगे। करेंगे और चर्चा, लेकिन जान लें कुछ राशियों का हाल भी। सबसे पहले राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि वालों की बात करते हैं। कार्य क्षेत्र से आज आपको लाभ या पदोन्नति का योग बन रहा है। आर्थिक स्थिति आज बेहतर रहेगी, लेकिन वाणी पर आपको संयम रखना आवश्यक है। वृषभ वालों की बात करूं तो खान पान में कुछ अनियमितता आज आप बरत सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ेगा, तो भाई थोड़ा सतर्क रहें। पारिवारिक मतभेद की आशंका भी बन रही है, लेकिन व्यापार में लाभकारी परिवर्तन का योग बना हुआ है। मिथुन वालों की बात करूं तो आप कुछ जो सोच रहे हैं, कुछ सपने देखे होंगे, वे साकार हो सकते हैं, वे रूप ले सकते हैं। कार्य की गति को आप बनाए रखें। व्यावसायिक उद्देश्य से की गई यात्रा यदि आप करते हैं तो वह सफल होगी। कटु वचन ना बोलें, कड़वे वचन बोलने से परहेज करें, इससे स्वयं को भी हानि पहुंचाएंगे और दूसरे को भी हानि पहुंचाएंगे। कर्क वालों की बात करूं तो आज दिन बहुत अनुकूल रहने वाला है। कर्ज लेने से आज आप बचिएगा। पारिवारिक सुख के लिए जीवन साथी की भावनाओं को थोड़ा समझें और उसे महत्व दें। अब मैं चर्चा को आगे बढ़ाता हूं और आज मैं बात कर रहा था आपसे काल सर्प के ऊपर। काल सर्प दोष क्या होता है? देखिए, सबसे पहले आप जान लें कि काल सर्प दोष जो है, या काल सर्प बल्कि बेहतर होगा योग मैं कहूं, क्योंकि हर स्थिति में बहुत दोष नहीं उत्पन्न करता। यह प्रभावी कब होता है, कब काल सर्प का प्रभाव बहुत अधिक होता है, इसको आप जानिए। यदि आपकी कुंडली में पहली चीज आप जानिए कि राहु और केतु के मध्य यदि सारे ग्रह आ जाएं, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं, चाहे वह किसी भी तरफ राहु और केतु के बीच में सारे ग्रह आ जाएं, यानी उनकी बाद कोई ग्रह ना हो बल्कि उनके अंदर सारे ग्रह आ जाएं, तो यह दोष उत्पन्न होता है। प्रभावी यह अधिक तब होता है यदि यह योग बने आपके लग्न और सप्तम भाव से, तो यह बहुत अधिक प्रभावी होता है। यदि यह बनता है दूसरे से और अष्टम से, क्योंकि राहु के ठीक अपोजिट, ठीक सामने सातवें घर में केतु होता है, तो
तो यदि दूसरे भाव में राहु है और अष्टम में केतु है, या अष्टम में राहु है दूसरे में केतु है, तो यह दोष उत्पन्न होता है और यह थोड़ा अधिक प्रभाव डालता है। इसके साथ साथ यदि पंचम और एकादश से बन रहा है तो भी यह अधिक प्रभाव डालता है, और यह वहां के जहां से बन रहा होगा वहां के प्रभाव को अधिक जो है यह प्रभावित करता है या उस पर अधिक हानि पहुंचाता है। दूसरी बात, यह दूसरी प्रकार का जो योग है वह यह है, जब यह अधिक प्रभावी होता है वह होता है कि राहु या केतु के साथ शनि बैठ जाए। शनि इनके प्रभावों को बढ़ा देता है। तो यदि राहु या केतु के साथ शनि भी बैठ जाए और बाकी ग्रह उसके अंदर हों, तब यह प्रभाव और अधिक हो जाता है। मैं यह नहीं कह रहा शुभ या अशुभ, जैसा भी होगा वह अधिक हो जाएगा। उसके साथ साथ राहु या केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा बैठ जाए, यह शनि से भी अधिक प्रभावशाली होता है, क्योंकि इसका प्रभाव नकारात्मक होता है और यह बहुत अधिक प्रभाव देता है। यदि राहु के साथ सूर्य या चंद्रमा हो या केतु के साथ सूर्य या चंद्रमा हो तो यह अधिक प्रभाव बढ़ा देगा। इसके अलावा कई बार हम लोग केवल देखिए, ज्योतिष बहुत सूक्ष्म है, इसको बहुत चलते चलते या एक क्षण में देखने का विषय यह नहीं है। यदि सूर्य या चंद्रमा राहु या केतु के नक्षत्र में हो तो यह प्रभाव और अधिक होता है। खाली आप यह न देखें कि सूर्य या चंद्रमा के साथ राहु या केतु बैठा हुआ है, बल्कि यदि नक्षत्र में हुआ तो प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपकी कुंडली में काल सर्प दोष है और उसमें राहु या केतु की दशा आ जाए तो यह और अधिक प्रभाव डालता है आपके ऊपर। इसके साथ साथ एक चीज और ध्यान दीजिए, दशा आए या ना आए, कुंडली में यदि काल सर्प योग बन रहा है तो जन्म स्थान पर जब आप लिए हुए हैं, आपके जन्म के समय कुंडली में जहां राहु या केतु है उसी स्थान पर वर्तमान में गोचर में भ्रमण करते हुए जब राहु या केतु आता है तब इसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। उसके अलावा उससे भी अधिक प्रभाव पड़ता है यदि जन्म के समय जिस स्थान पर राहु या केतु है उस स्थान पर राहु की जगह केतु या केतु की जगह राहु, इस चीज को समझिएगा, जहां राहु बैठा है वहां गोचर में केतु आ जाए और जहां केतु बैठा है वहां गोचर में राहु आ जाए तो यह प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है, क्योंकि राहु धड़ है और केतु जो है वह, क्षमा करिएगा, केतु धड़ है और राहु सिर है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों का योग बनता है तो यह पूर्ण हो जाते हैं। तो राहु की जगह पर केतु या केतु की जगह पर जब राहु आता है गोचर में तो इसके प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देता है। और भी चर्चा करूंगा काल सर्प दोष के ऊपर, लेकिन समय हो चुका है एक प्रश्न लेने का, तो एक प्रश्न ले लेते हैं। और यह प्रश्न भेजा है संजय गुप्ता जी ने। यह लिखते हैं कि मैं आपका कार्यक्रम नियमित देखता हूं और यह बहुत इंफॉर्मेटिव है। संजय जी, इसके लिए आपका आभार। और संजय जी लिखते हैं आगे कि बहुत समय से बेरोजगार हूं, कई अटेम्प्ट कर रहा हूं, बार बार इंटरव्यू देता हूं, लेकिन जॉब नहीं लग पा रही है। बहुत अधिक आर्थिक संकट भी उत्पन्न हो चुका है, क्या करूं, कोई राह नहीं सूझ रही, कृपया मार्गदर्शन करें। संजय जी, जो आपने अपना विवरण भेजा हुआ है उसके अनुसार जो आपकी कुंडली बन रही है वह बन रही है वृषभ राशि की और वृश्चिक लग्न की। आप स्क्रीन पर अपनी कुंडली को देख सकते हैं और इसमें जो ग्रहों की स्थितियां हैं उसके अनुसार मंगल आपके दसम भाव में है, सूर्य आपके दूसरे भाव में है, गुरु जो है वह देख रहा हूं कि चतुर्थ भाव में है। वृषभ राशि होने के कारण और सप्तम में चंद्रमा होने के कारण चंद्रमा बहुत अच्छा है, लेकिन भाग्य स्थान पर राहु है। राहु भाग्य स्थान पर अक्सर जीवन में बहुत उतार चढ़ाव देता है और कई बार जीवन में अचानक अवरोध उत्पन्न हो जाता है। वर्तमान में 2015 से यदि मैं देखूं तो शनि की महादशा में राहु का अंतर चल रहा है और पिछले लगभग 2 वर्षों से शनि आपके लग्न पर भी है, जिसका सीधा प्रभाव दसम दृष्टि आपके दसम भाव पर है। इस कारण आपको नौकरी मिलने में बेहद समस्या इस समय उत्पन्न हो रही होगी। राहु भी वहां विराजमान है, अर्थात बड़ों से कोई सहयोग मिलेगा ही नहीं। 2 चीज आपको करनी है। पहली तो इस समय देख रहा हूं कि भाई जून 2018 तक का समय कुछ प्रतिकूलता लिए हुए है और इसमें भी जनवरी और उसके बाद फिर जून 2017 तक का समय बेहद संवेदनशील है। 2017 जून के बाद ही कोई सफलता मिलती हुई नजर आ रही है। आपको चाहिए कि आप भगवान शिव की थोड़ी आराधना करना शुरू कर दें। राहु और शनि संबंधी दान आप शनिवार के दिन कर दें। दोनों के दान की सामग्री लगभग एक ही होती है, थोड़ा ध्यान करके आप जो है दान
कर दें दोनों के निमित्त। और ये दान में जो सामग्री है बड़ी सस्ती और बड़ी इजी होती है, जैसे काला तिल है, सरसों का तेल है, काला कपड़ा है, स्टील के बर्तन है, जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुसार आप दान करें, भगवान शिव की उपासना करें। जून 2017 के बाद आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी और आपके लिए जो अच्छा समय बिल्कुल आएगा वह जून 2018 के बाद आएगा। जानेंगे और राशियों का हाल तथा करेंगे काल सर्प के ऊपर और चर्चा, लेकिन समय हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है आप सभी का कर्म पथ पर, और जानते हैं सबसे पहले बची हुई राशियों का हाल। सिंह वालों की बात करूं तो नौकरी में पदोन्नति का योग बन रहा है आज, मान सम्मान में वृद्धि होगी और कार्य क्षेत्र में नए अवसर की प्राप्ति संभावित है आज। कन्या वालों की बात करूं तो साझेदारी में कोई कार्य प्रारंभ ना करें, अनावश्यक वाद विवाद में भी आपको नहीं पड़ना है और जीवन साथी से जो आपका वैचारिक मतभेद उत्पन्न होने का योग बन रहा है उसको थोड़ा संभालें। तुला वालों की बात करूं आज तो नए प्रस्ताव मन में उत्साह पैदा करेंगे, यश और कीर्ति बढ़ेगी आज आपकी, व्यापार व्यवसाय लाभप्रद रहेगा और यदि कोई शत्रु है तो वह आज परास्त होगा। वृश्चिक वालों की बात करूं तो व्यापार में अनायास लाभ होने का योग बन रहा है, मित्रों की मदद से अधूरे कार्य पूरे होंगे आज, आय से अधिक व्यय करने से बचें। कालसर्प दोष के बारे में मैं चर्चा कर रहा था और उसको आगे भी बढ़ाना है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि पहले बाकी की राशियों को जो है वह समाप्त कर लिया जाए, फिर अपनी चर्चा को मैं आगे बढ़ाऊंगा। धनु वालों की बात करूं तो मित्रों का सहयोग आज मिलेगा, पारिवारिक असंतोष के कारण मन में उत्साह की कमी आ सकती है, व्यापार में हानि की संभावनाएं बढ़ रही हैं, थोड़ा सतर्क होकर आपको चलना है। मकर वालों के लिए बात करूं तो व्यवसाय में तनाव बढ़ेगा, आय से अधिक व्यय का योग बन रहा है, सामाजिक कार्यों में कुछ व्यस्तता आज आपकी बढ़ेगी, जीवन साथी का सहयोग आज पूरा मिलेगा आपको। कुंभ वालों के लिए देखा जाए तो व्यापारिक कोई बाधा है, अड़चन है तो वह आज दूर होगी और प्रगति का योग बनेगा, व्यापारिक अनुबंध यदि आप कोई करते हैं आज तो उसमें आपको सावधानी रखनी है और वाहन बेहद सावधानी से चलाना है। मीन वालों के लिए देखा जाए तो संतान पक्ष से चिंता और अनावश्यक तनाव की स्थिति बन रही है, क्रोध से बचना है आपको, पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाकर चलें। बात मैं कर रहा था काल सर्प योग की, मैंने बताया कि यह प्रभावी अधिक कब हो जाता है। अब यह भी जान लेते हैं कि काल सर्प योग तो है लेकिन यह प्रभावी नहीं होगा, और इसके लिए किस प्रकार का योग यदि आपकी कुंडली में बन रहा है जब यह प्रभावी नहीं हो रहा है, इसको आप देखें। पहली चीज तो यह है कि अक्सर यदि तीसरे और नवम भाव से जो काल सर्प दोष यदि बन रहा है तो यह अपेक्षाकृत बहुत कम प्रभावी होता है। दूसरी बात, यदि छठे और 12वें से यह योग बने तब भी इसका प्रभाव बहुत कम हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं यह हमारे ऋण, रोग और शत्रु के लिए हानिकारक होता है। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि तीसरे और भाग्य स्थान पर बनता है तो भी कम प्रभावी होता है, क्योंकि भाग्य में जरूर यह कुछ कमी करेगा लेकिन पराक्रम को बहुत बढ़ाए रखता है, आपके अंदर ऊर्जा बहुत अधिक होगी, तो यह उतना अधिक प्रभावी नहीं रह जाता, उतना अशुभ परिणाम नहीं देता, इसके कुछ शुभ परिणाम भी रहते हैं। इसके साथ साथ यदि केंद्र में उच्च का गुरु बैठ जाए अच्छे अंशों में तो बृहस्पति बहुत शुभ ग्रह है। कहा जाता है कि अगर एक बृहस्पति अच्छा बैठ जाए आपकी कुंडली में, उच्च का बैठ जाए तो 1 लाख दोषों का समन करता है, अर्थात 1 लाख दोषों का नाश करता है। तो अकेला बृहस्पति यदि बैठा हो आपके केंद्र भाव अर्थात प्रथम भाव, चतुर्थ, दसम या सप्तम में कहीं भी बैठा हो और उच्च का हो जाए अर्थात कर्क राशि का बृहस्पति बैठा हो, तो समझिए कि इसके प्रभाव में काल सर्प दोष है भी तो उसके प्रभाव में बहुत कमी आ जाएगी। उसके अलावा केंद्र के किसी भाव में अर्थात प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दसम में सूर्य या चंद्रमा यदि उच्च राशि के होके बैठ जाएं, सूर्य उच्च राशि का होता है मेष राशि में, तो यदि मेष राशि में सूर्य बैठा हो या वृषभ का चंद्रमा बैठा हो या ये अपनी राशि में भी हो अर्थात सिंह राशि का सूर्य हो या कर्क का चंद्रमा हो, ऐसी स्थिति में भी आपके लिए
काल सर्प दोष का प्रभाव को यह कम करने वाला हो जाता है और इसका प्रभाव बहुत ही कम हो जाता है। एक चीज और कि ये दोनों ग्रह राहु या केतु के नक्षत्र में ना हो, यह देखना होगा, क्योंकि यदि नक्षत्र में चले गए फिर तो ग्रहण दोष बना देंगे और प्रभाव में जो है वह वृद्धि हो जाएगी। लेकिन यदि साफ सुथरे बैठे हैं तो आप मान के चलिए कि काल सर्प दोष है, तब भी बहुत कम प्रभाव इसका पड़ेगा आपके ऊपर। इसके साथ साथ राहु उच्च के बुध के साथ बैठा हो, उच्च का बुध होता है कन्या राशि में, यानी कन्या राशि में बुध और राहु की युति एक साथ हो गई तो काल सर्प दोष लगभग नगण्य हो जाता है। पहला फायदा तो यह होता है कि राहु बेहद शांत हो जाता है। दूसरा जो फायदा है वह यह है कि बुध और राहु यदि उच्च के हो गए तो इतना युक्ति बल हो जाएगा, आपकी बुद्धि इतनी तेज होती है, किसी भी समस्या किसी भी परिस्थिति को आप पार कर सकते हैं और उसमें रास्ता ढूंढने की जो है आपके अंदर क्षमता होती है। तो आप किसी भी समस्या में उलझते ही नहीं है। राहु और बुध का जो युति है एक साथ कन्या में, वह जबरदस्त बुद्धि बल देता है। तो यदि इस प्रकार का योग है तब भी काल सर्प दोष जो है उतना प्रभावी नहीं रह जाएगा। केवल अकेला राहु भी उच्च का हो, अर्थात कन्या में हो, और कन्या में जब राहु होगा तो केतु अपने आप धनु में होगा। यह दोनों ही स्थितियां दोनों ग्रहों के लिए अपनी अपनी उच्च राशि में बन जाती हैं, और यदि ये दोनों अपनी उच्च राशियों में हैं तो इनके अशुभ प्रभाव में बहुत कमी होती है और काल सर्प दोष के प्रभाव में बेहद कमी आ जाती है। तो इस प्रकार आप देखिए कि क्या काल सर्प दोष जो बन रहा है वह किस स्थिति में बन रहा है। क्या यह अधिक प्रभावी है या यह अधिक प्रभावी नहीं है। अधिक प्रभावी हो, दोष अधिक उत्पन्न कर रहा हो, तो उससे संबंधित उपचार कराएं। कभी चर्चा करूंगा उसके उपचार, क्योंकि ये सब विषय बहुत बड़े होते हैं, तो कभी और चर्चा करूंगा इसके ऊपर। लेकिन आप पहले जान लें वास्तविकता को, तभी उसका निराकरण करें। अनावश्यक केवल काल सर्प दोष है किसी ने कह दिया तो उसके भ्रम में या उसके कारण बहुत अधिक परेशान आपको होने की आवश्यकता नहीं है। उम्मीद है काल सर्प दोष के बारे में आज आपको खूब जानकारी मिली होगी और अब आप भ्रमित नहीं होंगे और ना ही भयभीत होंगे। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी सुबह 7:30 बजे कर्म पथ पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।